नमस्कार मित्रों, एक बार मैं फिर उपस्थित हूं आप सभी के समक्ष। मैं डॉक्टर सत्यनारायण भारद्वाज आप सभी के समक्ष मैं एक ऐसा विषय लेकर के उपस्थित हूं जो अपभ्रंश चर्यू साहित्य से संबंधित है। अपभ्रंश जो है एक ऐसी भाषा है जो प्राचीन भाषाएं जो संस्कृत, प्राकृत, पाली रही हैं और जो आधुनिक भाषाएं हैं उसके बीच की कड़ी है, यानी उनको जोड़ने वाली कड़ी है। तो अपभ्रंश जो है वो उस भाषा का भी अत्यधिक महत्व है। अपभ्रंश भाषा से ही आधुनिक भाषाओं की उत्पत्ति मानी गई है, चाहे वो हिंदी हो, राजस्थानी हो, गुजराती हो, मराठी हो। इन भाषाओं की उत्पत्ति जो है वो अपभ्रंश से मानी गई है। अपभ्रंश भाषा जो है वो प्राचीन भाषाओं में ही वैसे तो परिगणित होती है, लेकिन फिर भी हम ये कहें कि प्राचीन भाषा और आधुनिक भाषाओं का एक सेतु के रूप में अपभ्रंश भाषा है। और इस भाषा में भी बहुत अधिक, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भाषाओं में संस्कृत और प्राकृत का नाम लिया जाता है और प्राकृत से ही पाली का भी उद्भव माना जाता है, लेकिन हम ऐसा न मान करके ये माने कि संस्कृत, प्राकृत और पाली ये तीन हमारी भारत की प्रमुख भाषाएं हैं जिनमें हमारा सारा जो प्राचीन साहित्य है वो इसमें लिखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं संस्कृत में सनातन धर्म या वैदिक धर्म जो है उनका सारा धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य भी बहुत अधिक मात्रा में लौकिक साहित्य संस्कृत भाषा में लिखा गया। वेद, उपनिषद, पुराण, धर्म ग्रंथ जो है, धर्म शास्त्र हैं, इसके अलावा ब्राह्मण, ऐतरे, ये सारी जो चीजें हैं वो संस्कृत में है। इसके अलावा फिर जब लौकिक साहित्य की बारी आई तो रामायण, महाभारत और उसके बाद भी कई ऐसे ग्रंथ लिखे गए, कई ऐसे महाकाव्य, काव्य साहित्य, खंड काव्य, नाटक, इस तरह की चीजें लिखी गई जिनमें रामायण, महाभारत आदि को आधार मान करके ये सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। प्राकृत भाषा जो है मुख्य रूप से जैन परंपरा की भाषा है। जैन परंपरा के जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं वो सब प्राकृत भाषा में लिखे गए। जैसे जैन आगम जो है वो सब प्राकृत भाषाओं में, अर्धमागधी भाषा में श्वेतांबर परंपरा वाले मानते हैं कि जो आगम ग्रंथ हैं वो अर्धमागधी प्राकृत में लिखे गए, जबकि दिगंबर परंपरा के ये मानने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि आगम जो हैं वो सौरसैनी प्राकृत में लिखे गए। तो सौरसैनी हो, चाहे अर्धमागधी हो, मागधी हो, महाराष्ट्री हो, ये सारी जो है वो प्राकृत भाषा के ही भेद हैं। और लेकिन ये माना जाता है कि जैन परंपरा का जो भी साहित्य है वो सब प्राकृत भाषा में लिखा गया। और उसके बाद जो पाली भाषा है उसमें बौद्ध परंपरा का साहित्य परिगणित होता है। त्रिपिटक है, जातक कथाएं हैं, धम्म कथाएं हैं, ये सारी जो चीजें हैं वो प्राकृत, हालांकि जब उसकी व्युत्पत्ति करते हैं तो कहते हैं कि पाली भी पहले प्राकृति थी, बाद में उसी को धीरे धीरे कहते कहते उसको थोड़ा बहुत उसमें अंतर करके उसको पाली कहा जाने लगा। लेकिन हम इसको तीनों भाषाओं को अगर सेपरेट भी माने तो भी ये ऐसा हम जरूर कह सकते हैं कि ये तीनों भाषाएं जो थी वो सहोदरा है, सहगामिनी है, साथ साथ चलने वाली है और हमारी भारतीय संस्कृति की धरोहर है। हमारा जितना भी प्राचीन साहित्य जिसमें हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य के, हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, सारी चीजें जिसमें निबद्ध हैं वो सब हमारे इन तीन भाषाओं में जो लिखा गया साहित्य है उनमें निबद्ध है। तो ऐसा माना जाता है कि जब एक भाषा जब विकास को प्राप्त करती है तो दूसरी भाषा उसकी जगह लोक भाषा का या जन भाषा का स्थान लेती है। तो जब प्राकृत और संस्कृत जब समानांतर रूप से चल रही थी, लेकिन जब संस्कृत ने साहित्य का रूप ले लिया तो जन भाषा के रूप में प्राकृत का प्रादुर्भाव रहा, वो चलती रही। और जब प्राकृत ने भी साहित्य का रूप लेना शुरू किया तो उसके बाद अपभ्रंश भाषा का प्रादुर्भाव हुआ और अपभ्रंश भाषा में भी अनेक प्रकार के साहित्य लिखे गए। और जब अनेक प्रकार के जब अपभ्रंश भाषा भी साहित्यिक रूप लेने लगी तो इन सारी जो हम भाषाओं का आज प्रयोग कर रहे हैं उन आधुनिक भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ। तो ऐसे ही अपभ्रंश भाषा में सभी तरह का साहित्य लिखा गया, महाकाव्य भी लिखे गए, पुराण साहित्य भी लिखा गया, चर्यू साहित्य भी लिखा गया।
तो आज के इस लेक्चर में मैं अपभ्रंश का जो चरयू साहित्य है उसमें मुख्य रूप से मैं दो चरयू साहित्य पर बात करूंगा। एक स्वयंभूकृत जो है पौमचरयू और दूसरा जो है पुष्पदंतकृत नाई कुमार चरयू। तो इस लेक्चर में मैं केवल अपभ्रंश का जो चरयू साहित्य है उसके बारे में थोड़ा परिचय करके और थोड़ा सा पौमचरयू में का जो परिचय है वो मैं इसमें बताना चाहूंगा और थोड़ा बहुत उसका जो मूल टेक्स्ट है, मूल जो उसका ग्रंथ है उसमें से भी हम कुछ ऐसे कड़वक जो हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं सबसे पहले सामान्य रूप से जो अपभ्रंश चरयू काव्य है उसकी थोड़ी परंपरा यहाँ बताना चाहता हूँ। अपभ्रंश में जो चरित एक सशक्त काव्य परंपरा है, एक सशक्त काव्य विधा है। अपभ्रंश चरित का मूल उद्गम जो है वो अपभ्रंश के आरंभ काल में ही हुआ। जैसे हम मानते हैं कि प्राकृत का उद्भव जो है आगमों से माना जाता है, प्राकृत साहित्य का, संस्कृत साहित्य का उद्भव जो है वो वेदों से माना जाता है। लेकिन अपभ्रंश में ऐसे सर्वमान्य ग्रंथ, ऐसे धार्मिक ग्रंथ, परंपरावादी ग्रंथ नहीं है, क्योंकि अपभ्रंश जो है वो प्राकृत से ही निकली हुई भाषा है। तो ये कहा जा सकता है कि अपभ्रंश के जो काव्य या साहित्य सृजना हुई वो अपभ्रंश के आरंभ काल से ही हुई। तो अब अपभ्रंश का आरंभ काल क्या है, तो लगभग कई विद्वान 6ठी शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक मानते हैं, कुछ विद्वान 6ठी से 10वीं शताब्दी तक मानते हैं, कुछ विद्वान इसको और आगे तक भी ले जाते हैं। तो यहाँ लेकिन हम सर्वमान्य रूप से ये कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक अपभ्रंश का युग रहा, अपभ्रंश का काल रहा, जिसमें अपभ्रंश साहित्यिक भाषा का रूप भी लिया और अनेक प्रकार के साहित्य इसमें रचना हुई। तो ये कहते हैं कि आरंभ काल से ही जो अपभ्रंश भाषा है वो अपभ्रंश चरित का जो मूल उद्गम है वो अपभ्रंश के उद्गम काल से ही माना जाता है। किसी पौराणिक पुरुष तथा धार्मिक महापुरुष का जीवन व्रत और वृत्ति वैशिष्ट्य का कथात्मक शैली में रचा गया चरित जो है वस्तुतः चरित काव्य कहलाता है। और अपभ्रंश में भी यही परंपरा रही है कि इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति के चरित्र को उद्घाटित किया जाता है और चरित अथवा चरित्र का अपभ्रंश रूप ही चरयू है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अपभ्रंश भाषा जो है वो उकार बहुला है, तो यहाँ पर अंत में तय का लोप होकर के ए बचता है, लेकिन ए जो है प्राकृत में ए बचता है, क ग चैद तैद पयवांग प्रायलुक, इस सूत्र से तय का लोप होकर के ए बचता है। लेकिन अपभ्रंश जो है वो उकार बहुला भाषा होने के कारण ए का ऊ हो जाता है। तो चरित या चरित्र का जो है चरयू शब्द बनता है और ये अपभ्रंश में प्रचलित है। अपभ्रंश चरित काव्यों की जो रचना है मूलतः पौराणिक रही है। पौराणिक का मतलब जिसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक है, इतिहास प्रसिद्ध है, वो जो कथा वस्तु को लेकर के ये अपभ्रंश साहित्य, चरित साहित्य लिखे गए हैं। अब अपभ्रंश चरित काव्य की विशेषताएं क्या क्या है, उनमें कौन कौन से ऐसे तत्व होने चाहिए जिससे कि अपभ्रंश चरित काव्य जो है वो विशिष्ट बन जाते हैं। तो कहते हैं चरित काव्यों की विशेषताओं का जो मुख्य आधार है उनकी कथा व्रत पर निर्भर करता है। अर्थात मुख्य आधार यानी कथा जो है, कथा वस्तु ऐतिहासिक है या काल्पनिक है। तो ये पहले ही कह दिया गया है कि ज्यादातर अपभ्रंश का जो चरित काव्य है वो पौराणिक आधारों पर, यानी पौराणिक मतलब हमारे पुराणों पर, पौराणिक जो कथाएं हैं, पौराणिक जो हमारे पात्र हैं, पौराणिक जो पुरुष हुए हैं उनको लेकर के, ये जो पुराने जो राजा हुए हैं उनको लेकर के ये चरित काव्य लिखे गए हैं। तो इसकी जो विशेषता है वो उसके कथाव्रत पर डिपेंड करती है। चरित काव्यों में नायक के चरित्र का वर्णन ऐतिहासिक और पौराणिक ढंग से किया जाता है, क्योंकि जब नायक जो है वो पौराणिक होगा, इतिहास प्रसिद्ध होगा, ऐतिहासिक होगा, तो स्वाभाविक है उसका वर्णन भी पौराणिक दृष्टि से या ढंग से ही किया जाएगा। ऐसे कथाव्रतों का प्रारंभ जो है नायक के पूर्वज, माता पिता तथा वंश आदि के उल्लेख से किया जाता है। क्योंकि मित्रों हम सभी जानते हैं कि चरित्र में जो चरित काव्य होता है उसमें नायक के संपूर्ण जीवन व्रत को दिखाया जाता है, तो स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ अपभ्रंश जो चरित काव्य उनकी ये विशेषता रही है कि नायक के पूर्व जो उनके वंशज हैं
उनको भी वहां थोड़ा बहुत उनका परिचय दिया जाता है, माता पिता का परिचय दिया जाता है और पूर्वजों का परिचय दिया जाता है। तत्पश्चात नायक का परिचय शुरू होता है, उसके चरित्र का उद्घाटन शुरू होता है। तो ये अपभ्रंश चरित काव्य की प्रमुख विशेषता है। उसके बाद चरित काव्य में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अनेक भवों की कथा का उल्लेख भी किया जाता है। कई बार ऐसा भी है, प्राकृत में बहुत सारे काव्य ऐसे मिलते हैं, जैसे समराइच कहा है, प्राकृत का एक कथा काव्य है जिसमें अग्नि शर्मा और एक और उसमें जो मुख्य नायक होता है उनका जो वर्णन है, सम्रादित्य, इनका जो वर्णन है, अनेक बहुओं का वर्णन वहां किया जाता है। तो चरित काव्यों की, अपभ्रंश चरित काव्यों की भी ये विशेषता है कि यहाँ नायक या प्रतिनायक जो होते हैं या नायिका जो होती है, उनके अनेक बहुओं की कथा भी जो है वो चरित काव्य में समाहित होती है और इस तरह से वो चरित काव्य का जो कलेवर है वो बहुत विस्तृत हो जाता है। इसके अलावा चरित काव्यों का जो आरंभ है वो सांसारिक जीवन से प्रारंभ होकर होता है, किंतु काव्य का समापन जो है वो सांसारिक जीवन की निस्सारता को सिद्ध कर देता है। अर्थात मैंने जैसा कि रस के वर्णन में जब मैंने कहा था तो वहां ये शांत रस की बात मैंने कही थी। तो जैन परंपरा में शांत रस, जैन साहित्य में शांत रस जो है वो महत्वपूर्ण है। इसमें जितने भी काव्य और साहित्यिक विधाओं की रचनाएं हुई है उसमें अंत में जाकर के वो उसकी परिणति जो है वो शांत रस में होती है। अर्थात नायक जो है वो सारे ऐशो आराम को भोगने के बाद भी अंत में जाकर के वो उसके नजरों में ये जो संसार है वो निस्सार नजर आता है और वो मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्त होता है। तो ये सामान्य रूप से अपभ्रंश चरित काव्य की विशेषताएं हैं। और मैं जिस चरित काव्य के मैंने अभी बताया कि मैं जो अपभ्रंश चरित काव्य है उसमें प्रमुख रूप से दो चरित काव्यों पर विशेष रूप से चर्चा करूंगा। वो एक तो स्वयंभू कृत पौमचर्यु और दूसरा पुष्पदंत कृत नाय कुमार चर्यु। लेकिन इसके जो बाद वाला सबसे पहले मैं पौमचर्यु पर चर्चा करना चाहता हूं। तो पौमचर्यु जो है, जैसा मैंने कहा, स्वयंभू कृत है। पौमचर्यु की रचना स्वयंभू ने की है और ये अपभ्रंश साहित्य का या चरित साहित्य का अगर बात कहें तो ये आदि चरित काव्य है। अपभ्रंश में का जो चरित काव्य है उसकी परंपरा में ये सबसे प्रमुख और प्रथम चरित काव्य के रूप में माना जाता है। स्वयंभू जो है वो अपभ्रंश साहित्य के जो कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और इन्होंने तीन लगभग इन्होंने रचनाएं अपभ्रंश में की है। उसका वर्णन मैं आगे बताऊंगा। तो यहाँ महाकवि स्वयंभू के परिचय जो है, कहते हैं महाकवि स्वयंभू जन्म से ब्राह्मण कुल के थे, किंतु जैन धर्म पर उनकी पूर्ण आस्था थी। स्वयंभू महाराष्ट्र के पूर्वी भाग बराड़ कौशल के निवासी थे। स्वयंभू महाराष्ट्र के कौशल के उनके यहाँ काव्य साधना 3 पीढ़ियों से चल रही थी। मतलब उनके दादा, पिता, परदादा, इस तरह से वो सब काव्य साधना में लीन थे और अच्छे विद्वान कवि थे। तो और उनका जो पुत्र था मारुतदेव वो भी कवि था। इसके अलावा स्वयंभू की माता का नाम पद्मिनी था। स्वयंभू का पुत्र त्रिभुवन भी कवि था। विद्वानों के विवेचन के अनुसार महाकवि स्वयंभू का जन्म काल या जो उनका समय जो था वो लगभग 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कहें या 10वीं शताब्दी कहें, तो ये जो समय उनका माना जाता है। उसके बाद महाकवि स्वयंभू जो हैं और उनके ग्रंथ, जैसा मैंने अभी चर्चा की थी कि महाकवि स्वयंभू ने 3 ग्रंथ लिखे हैं अपभ्रंश में। महाकवि और जैसा कि मैंने कहा अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। इन्होंने लोक भाषा अपभ्रंश को, देखिए यहाँ लोक भाषा का प्रयोग किया गया। अपभ्रंश के विशेषण के रूप में लोक भाषा के रूप में अपभ्रंश को कहा गया और इसको लोक भाषा अपभ्रंश को उन्होंने बहुत प्रतिष्ठापित किया, बहुत महत्व दिलाया। जन सामान्य की भाषा अपभ्रंश में उन्होंने काव्य की रचना की और उसको बहुत ही गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करवाया। तो महाकवि स्वयंभू के द्वारा 3 ग्रंथ लिखे गए, पौमचर्यु, रिट्ठनैमिचर्यु और स्वयंभू छंद। ये 3 कृतियां स्वयंभू की प्राप्त होती है
और महाकवि जो स्वयंभूकृत ये पौमचर्यु है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं चर्चा पौमचर्यु पर करूंगा, स्वयंभूकृत पौमचर्यु पर, तो यहाँ मैं बाकी को मैंने संक्षिप्त परिचय इसका दिया, लेकिन अब महाकवि स्वयंभूकृत जो पौमचर्यु है उसका परिचय भी देना जरूरी है। और उसके बाद अगले लेक्चर में हम जो पौमचर्यु है उसके 21वीं और 22वीं संधि पर हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो यहाँ पौमचर्यु के परिचय के रूप में कहा कि स्वयंभूकृत पौमचर्यु जो है उपलब्ध चर्यु काव्यों में प्रथम है, अपभ्रंश चर्यु काव्य में प्रथम है। यह वस्तुतः महाकाव्य शैली में लिखी गई एक बृहद काव्य कृति है। इसमें मुख्य रूप से 5 कांड हैं और इसकी जो कथा वस्तु वो रामायण पर आश्रित है। जैन रामायण को लेकर के जैन राम कथा इसमें वर्णित है। पौमचर्यु का मतलब भी पद्मचरितम, पद्म यानी विष्णु, और विष्णु कहें या राम कहें तो इनका जो चरित्र है वो इसमें वर्णन है, राम कथा वर्णित है। और ये जो राम कथा है वो 5 कांडों में विभक्त है और लगभग इसमें 90 संधियां हैं। तो 5 कांड कौन कौन से? विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इन 5 कांडों में पौमचर्यु की पूरी कथा वस्तु जो है वो विभाजित की गई है। और जैसा कि मैंने कहा ये जो चरित काव्य है लगभग 90 संधियों में पूर्ण हुआ है, जिसमें कहते हैं कि 83 संधियां, 83 जो संधियां हैं, संधियों का मतलब यहाँ चैप्टर से है, 90 संधियों का मतलब 90 चैप्टर हैं इसमें। तो 83 जो संधियां हैं वो स्वयंभू द्वारा रचित है और जो शेष 7 संधियां हैं वो उनके पुत्र त्रिभुवन द्वारा रची गई है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के जो पौमचर्यु है वो 90 संधियों में विभक्त है, 5 कांडों और 90 संधियों में विभक्त है। तो निष्कर्ष रूप में ये हम कह सकते हैं कि भाषा, छंद, कवित्व और अभिव्यक्ति कौशल, इन सभी दृष्टियों से पौमचर्यु जो है वो अपभ्रंश साहित्य का सिरमौर ग्रंथ है। तो पौमचर्यु जो है अपभ्रंश का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इस पर हम विशेष रूप से जो प्रमुख रूप से 21वीं और 22वीं संधि पर हम चर्चा करेंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसमें केवल पौमचर्यु का थोड़ा अपभ्रंश साहित्य का परिचय, चरित साहित्य का परिचय और मुख्य रूप से महाकवि स्वयंभूकृत जो पौमचर्यु उसका परिचय मैंने दिया। आगे के लेक्चर में हम इसका कुछ मूल टेक्स्ट का जो भाग है उसको हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।